हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने अमीर खुसरो के गीतों की सप्रसंग व्याख्या को लेकर चर्चा करी थी। आज की जो वीडियो है उसमें हम उनके गीतों की ही चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने उनके पहले गीत को लेकर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम उनके दूसरे गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अगर आप में से किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको आज की जो कक्षा है वो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको शब्दार्थ साथ साथ बताकर चलती हूँ जिससे आपको व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना हो, और आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है अपने असाइनमेंट के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए, वो मैं आपको हर वीडियो में बताकर चलती हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और मैं एक बार आपको दोबारा ये बता देती हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है। आपको सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको ये बताना होता है कि जो पंक्तियां आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दी गई हैं वो पंक्तियां किस कविता से या किस काव्य संग्रह से ली गई हैं और उसके कवि कौन है। ठीक है, लेखक कौन है, रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये आपको संदर्भ देना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां इस कवि द्वारा रचित है और काव्य संग्रह ये है या फिर कविता का नाम ये है। ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना होता है। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि ये प्रसंग जो है वो कौन सा है, ये प्रेम प्रसंग है, पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है, आध्यात्मिक गीत है या क्या है। ठीक है, प्रसंग क्या है। ठीक है, ये वात्सल्य का है, ठीक है, या फिर परमात्मा का है या किसका है, परमात्मा जीवात्मा के मिलन का है या फिर कृष्ण का है। किस, जैसे कृष्ण के हम एपिसोड्स देखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कई प्रसंग चलते हैं। ठीक है, प्रेम प्रसंग, ठीक है, वात्सल्य प्रसंग, आध्यात्मिक प्रसंग, ये ऐसे प्रसंग होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जो प्रसंग है उसमें आपको ये बताना होता है कि कवि जो है वो उन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, वो आपको प्रसंग में लिखना होता है। ठीक है, अभी जब हम व्याख्या करेंगे तब मैं आपको इस पंक्तियों के अकॉर्डिंग ही, इन पंक्तियों के हिसाब से ही मैं आपको संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है, व्याख्या में क्या लिखना है और विशेष में क्या लिखना है, ये मैं आपको हाथ के हाथ बताकर चलूंगी। ठीक है, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे कि पहले प्रसंग लिखना होता है या पहले संदर्भ लिखना होता है। तो पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर आपको व्याख्या करनी होती है और फिर विशेष लिखना होता है। विशेष में आपको क्या लिखना होता है, जिसमें आपका शिल्प सौंदर्य आ जाता है और भाव सौंदर्य आ जाता है। विशेष में भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप कि पंक्तियों में कहीं कौन सा भाव उत्पन्न हुए हैं, ये आपको भाव सौंदर्य में लिखना होता है। शिल्प सौंदर्य में जिससे जो शिल्प से जुड़ी चीजें हैं, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जो ग्रामेटिकल चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि अलंकार, मुहावरे, ये सब। ठीक है, बोली हो गई, शब्दावली हो गई, मिश्रित शब्दावली है, ये सब आपको विशेष में लिखना होता है। और वो भी कैसे लिखना होता है, डायरेक्ट ये नहीं लिखना होता कि इन पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग किया गया है या इन पंक्तियों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ऐसे आपको नहीं लिखना होता है। आपको कैसे लिखना होता है कि जहां पंक्तियों में मुहावरा प्रयोग में लाया गया है वो आपको उदाहरण के तौर पर बताना होता है, उसको आपको ऑब्लिक करके लिखना होता है कि यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया, और मुहावरे का आपको नाम भी लिखना होता है। ठीक है, जैसे अलंकार है, ठीक है, अलंकार कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति यूज हुई है, ये सब आपको डायरेक्टली लिखना होता है। ठीक है, कि मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ। कई बच्चे कैसे लिखते हैं कि ज्ञात्मकता है, भाषा सरल और सहज है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, ऐसे लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं लिखना होता है, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको कैसे विशेष लिखना होता है। ठीक है, आपको जहां पर मुहावरा प्रयोग में लाया गया है वो लिखना होता है, कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया गया है ये भी लिखना होता है। ठीक है, ऐसे लिखना होता है, ये नहीं लिखना होता डायरेक्टली मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अमीर खुसरो के जो दूसरा गीत है उनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहले गीत की जो सप्रसंग व्याख्या है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है और मैं धीरे धीरे करके प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगी जिससे कि आपको आसानी होगी ढूंढने में। ठीक है, तो आइए दूसरे गीत की व्याख्या करते हैं। जो पंक्तियां हैं दूसरे गीत की वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ठीक है, तो एक बार हम पहले गीत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और मैं आपको हाथ क्या शब्दार्थ भी बताकर चलती रहूंगी। ठीक है, और आप एक जगह नोट कर लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। काहे को ब्याई विदेश रे लखी बाबुल मोरे, भैया के दी है बाबुल महला दुमहला, हमको दी है परदेश लखी बाबुल मोरे। मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ी जाऊं लखी बाबुल मोरे। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दादा मियाँ का देश लखी बाबुल मोरे। प्यार भरी मैंने अम्मा को जो छोड़ी, छोड़ी दादी जी की गोद लखी बाबुल मोरे। कोठे तले से पलकियां जो निकली, बिरना न खाई पछाड़ लखी बाबुल मोरे। पर्दा उठा के मुन्नी जो देखी, आई बेगाने देश लखी बाबुल मोरे। तो ये दूसरे गीत की पंक्तियां हैं। अब मैं व्याख्या आपको बताऊंगी और हम साथ साथ में इसके शब्द को भी देखते जाएंगे। ठीक है, और अर्थ को भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। काहे को ब्याई विदेश रे लखी बाबुल मोरे। विदेश का मतलब क्या होता है? परदेश। ठीक है, यानी कि दूसरे देश। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया है आपको। लिख का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? देखना। ठीक है, लिख मतलब देखना। तो इसका मतलब क्या है? काहे को ब्याई विदेश रे लखी बाबुल मोरे। तो यहाँ पर जो पुत्री है वो अपने पिता से कह रही है कि मेरे पिता सुनो, तुमने मेरा विवाह परदेश में क्यों किया है। ठीक है, वो यहाँ पे ये पूछ रही है। काहे को ब्याई, काहे का मतलब होता है क्यों। काहे को ब्याई विदेश रे, काहे को क्यों मेरा ब्याह आपने विदेश में किया लखी बाबुल मोरे। लखी का मतलब क्या बताया मैंने? देखना। बाबुल मतलब क्या होता है? पिता। तो यहाँ पर पुत्री कह रही है लखी बाबुल मोरे मतलब कि देखो मेरे पिता। ठीक है, देखो मेरे पिता, क्यों मेरा विवाह आपने परदेश में किया। ठीक है, आगे समझ आपको। आगे बढ़ते हैं। भैया के दी है बाबुल मेहरा दू महला, हमको दी है परदेश लखी बाबुल मोरे। तो यहाँ पर पुत्री कह रही है तुमने मेरे भाई को तो अपने महल दो महले अर्थात भव्य सुख वैभव भरे साधनों वाला भवन आदि अर्थात उत्तराधिकारी स्वरूप समस्त सामग्री दे दी है, परंतु मुझको परदेश में रहने के लिए भेज दिया। तो क्या लिखा है? भैया के दी है। के मतलब क्या होता है? को। भैया को दी है, बाबुल मतलब पिता, महला दू महला, कि भैया को तो आपने महल दू महल और उसको तो सारा उत्तराधिकारी बना दिया है, भवन आदि सुख वैभव सब दे दिया है। हमको दी है परदेश और मुझको क्या दिया है? परदेश। मुझको तो आपने परदेश भेज दिया लखी बाबुल मोरे, कि पिता देखो। ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको नहीं समझ आया हो। मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ी जाऊं लखी बाबुल मोरे। तो कह रही है कि अरे पिता, मैं तो तेरे पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह हूँ, वह भी ऐसी जो रात भर के लिए ही तेरे गृह पिंजर में रही हूँ और तत्पश्चात दिन निकलते ही उड़ जाऊंगी। मैं तो बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, मैं तेरे पिंजरे की एक ऐसी चिड़िया हूँ कि जो रात बसे उड़ी जाऊं। ठीक है, कि रात में तो मैं बस जाती हूँ आपके पास। ठीक है, गृह पिंजरे में, और उड़ी जाऊं, रात बसे उड़ी जाऊं। ठीक है, यहाँ पे बसे का मतलब क्या है? बसे का मतलब है कि जैसे ही दिन निकलता है। ठीक है, तो रात बसे
उड़ी जाऊं, कि रात जैसी बीतती है मैं दिन निकलते ही उड़ जाऊंगी लखी बाबुल मोरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दादा मियाँ का देश, लखी बाबुल मोरे। तो यहाँ पर ताक का क्या मतलब है? ताक का मतलब है कि सामान वगैरह बनाने के लिए जो एक आला टाइप बनाया होता है। पुराने ज़माने में आप अगर देखें तो वहाँ पर आले बनाए जाते थे, और आज भी पुरानी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आले बने हुए हैं। ठीक है, सामान वगैरह रखने के लिए आले बनाए जाते थे। ठीक है, जिसको लाख भी बोलते थे, और यहाँ पर कवि ने उसको ताक बोला है। तो यहाँ पर वो पुत्री अपने पिता से कह रही है, ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी। तो वो कह रही है कि मैंने आले में भरकर रखी गई गुड़िया को छोड़ दिया है, कि मैंने अपने आले में जो गुड़िया रख रखी थी, ठीक है, भर कर रखी गई गुड़िया, मतलब कि एक तरह से कि उसके पास बहुत सारी गुड़ियाँ थी। तो उसने यहाँ पे वो ये बोल रही है कि मैंने आले में भरकर जो भी मेरी सारी गुड़ियाँ थी मैंने सबको छोड़ दिया है। ठीक है, ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दादा मियाँ का देश, लखी बाबुल मोरे। ठीक है, तथा अब दादा का पुश्तैनी जो निवास स्थान है, ठीक है, देश, दादा मियाँ का देश, तो देश मतलब क्या कि उनका जो पुश्तैनी निवास स्थान है, ठीक है, उनका जो घर बार है, जो संसार है, जो मेरे दादा का एक तरह से संसार है, वो सब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आगे क्या बोलती है लखी बाबुल मोरे? आगे वो ये बोलती है, प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी। तो वो आगे कहती है कि इतना ही नहीं, मैंने अम्मा और छोड़ी दादी जी की गोद, लखी बाबुल मोरे। तो वो यहाँ पे सबको याद करते हुए कह रही है कि मैंने इतना ही नहीं छोड़ा, बल्कि अम्मा और दादी जी की गोद छोड़ दी है। ठीक है, वो यहाँ पर ये कह रही है। ठीक है, फिर आगे क्या है? कोठे तले से पलकियां जो निकली, बेनरा ना खाई पछाड़, लखी बाबुल मोरे। तो यहाँ पर वो ये कह रही है कि जब मेरी जो पलकी है, ठीक है, जिसमें एक तरह से उसकी डोली है, वो कोठे तले से निकली, बिरना ना खाई पछाड़। ठीक है, बिरना मतलब क्या होता है? भाई। कि जैसे ही मेरी जो डोली है कोठे तले से, मतलब एक तरह से जो उसका घर वगैरह था जहाँ वो पुत्री रह रही थी, तो जब वो पलकियाँ वगैरह उसके घर से काफ़ी दूर को निकल पड़ी, तो बिरना ना खाई पछाड़, तो मेरे भाई ने अचानक से वो गिर पड़ा धरती पर। ठीक है, लखी बाबुल मोरे, कि उससे वो दुख सहन नहीं हो पाया, बिछड़ने का दुख। ठीक है, कि जो एक दुख होता है, बिछो अनुभूति होती है, कि जो कि उसकी बहन के परदेश चले जाने को लेकर, तो जो भाई है वो पछाड़ खाकर गिर पड़ता है जब उसके महल के नीचे से डोली उस पुत्री की निकलती है। तो यहाँ पे पुत्री कह रही है कि जब मेरे कोठे यानी कि मेरे महल से जब मेरी डोली निकलती है, तो मेरे जाने के उत्पन्न से जो बिछोह अनुभूति होती है, उससे जो मेरा भाई है वो पछाड़ खाकर गिर जाता है। लखी बाबुल मोरे, कि देखो पिता मेरे। ठीक है, आगे है, पर्दा उठा के मुन्नी जो देखी, आए बेगाने देश, लखी बाबुल मोरे। तो यहाँ पर क्या है? पर्दा उठा के मुन्नी जो देखी। ठीक है, तो जो डोली होती है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कि जब डोली उठाई जाती है तो जो डोली है उसमें पर्दे लगे होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो कह रही है कि जब मैंने पर्दा उठा के मुन्नी जो देखी, आए बेगाने देश। तो बेगाने का मतलब होता है पराए। तो एक तरह से जब उसकी ससुराल वाले आए, ठीक है, जो उसके लिए बिल्कुल बेगाने थे, जिनको वो नहीं जानती थी, तो यहाँ पर बेगाने शब्द उनके लिए यूज़ हुआ है कि आए बेगाने देश, लखी बाबुल मोरे। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये कह रही है कि पर्दा उठा के मुन्नी जो देखी, कि जब मैंने पर्दा उठाया तो मैं अपने एक तरह से ससुराल आ चुकी थी। ठीक है, तो मुन्नी मैंने देखी और वहाँ पर आए बेगाने देश, कि वहाँ पर मुझे पराए लोग दिखे, लखी बाबुल मोरे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसके हम व्याख्या अच्छे से समझ चुके हैं,
और इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो ये बताना चाह रहा है कि यही आत्मा और परमात्मा के संबंध में जीवात्मा अपने पिता परमात्मा से अपनी पीड़ा बता रही है। ठीक है, यहाँ पर जीवात्मा कौन है? पुत्री। परमात्मा कौन है? पिता। तो जिस तरीके से पुत्री अपने दुख जो है वो पिता को बता रही है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर पुत्री को जीवात्मा माना गया है, पिता को परमात्मा माना गया है, और जो सृष्टि है ये जो दुनिया है, ठीक है, उसको ससुराल माना गया है। ठीक है, इस सृष्टि को ससुराल माना गया है। ठीक है, तो वो अपने दुख बता रही है कि जीवात्मा एक तरह से परमात्मा को ये पूछ रही है कि आपने मुझे क्यों भेज दिया परदेश, मुझे अपने पास रखते ना। जीवात्मा किसके साथ ज़्यादा खुश है? परमात्मा के साथ खुश है। ठीक है, कि मैं तो आपका ही अंश हूं ना, तो मुझे आप इस सृष्टि में क्यों भेज रहे हैं, मुझे आप परदेश क्यों भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आध्यात्मिक ये गीत है। ठीक है, ठीक है, तभी ये सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो यहाँ इन पंक्तियों के लिए जो है वो कवि ये कहता है कि यही आत्मा और परमात्मा के संबंध में जीवात्मा जो है वो अपने पिता परमात्मा से अपनी पीड़ा बता रही है, शिकायत कर रही है कि आपने मेरा जो महल है, 2 महल है, वो सब भाइयों को सब कुछ दे दिया है, पर मुझे जीवन रूपी अज्ञान के अंधकार भरी रात में काया रूपी पिंजरे में डाल दिया, किंतु मृत्यु रूपी सूर्योदय या ज्ञान उदय होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। अभी तो आपके पास ही मेरी सारी चीजें छुटी हुई हैं, जिसका मुझे अत्यंत दुख है। तो ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया है, ये जो है वो पंक्तियों का एक तरह से सार है जो कवि बताना चाहता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए मुझे खुद समय लगता है, और मैं बहुत समय लगाकर इन पंक्तियों का सही मतलब आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया कि जो जीवात्मा है वो पुत्री है, जो पिता है वो परमात्मा है, और परमात्मा ने जीवात्मा को इस सृष्टि में जो भेजा है वो एक तरह से अपनी पुत्री को ससुराल भेजने से रिलेट किया गया, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो जीवात्मा है वो अपना दुख, अपनी शिकायतें जो है वो परमात्मा से कर रही है कि आपने मुझे क्यों भेज दिया इस सृष्टि में। ठीक है, मुझे क्यों परदेश भेज दिया, मुझे क्यों अपने से दूर कर दिया आपने। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये दिखाया गया। ठीक है, व्याख्या आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और विशेष बताती हूँ कि आपको कैसे तैयार करना होगा। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अमीर खुसरो कौन से काल के कवि हैं? आदिकालीन कवि के। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ठीक है, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? ये गीत अमीर खुसरो द्वारा रचित एक आध्यात्मिक गीत है, पर इसमें लोक गीत के सभी गुण विद्यमान हैं। आप ध्यान से सुने एकदम फोकस के साथ कि कवि क्या बताना चाहता है, क्योंकि कवि जो बताना चाहता है ना इन पंक्तियों से, इन गीतों से, यही आपको मूल संवेदना में भी लिखना होगा। मूल संवेदना में आपको ये लिखना होता है, मूल बातें आपको लिखनी होती हैं जो कि कवि उस कविता के माध्यम से जन को बताना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको मूल संवेदना में भी लिखना होगा, इसलिए आप ध्यान से सुने कि एक तरफ इन पंक्तियों के माध्यम से, एक तरफ तो जो कवि है वो अब पिता के घर से विदा होकर गई हुई किसी बेटी की कथा है। ठीक है, और दूसरी ओर वो इन्हीं पंक्तियों से क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि परमात्मा के घर से सृष्टि में आई, इस दुनिया में आई जीवात्मा की पीड़ा की व्यंजना ज्ञात होती है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी पहले ही बताया। ठीक है, तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि प्रसंग में आपको ये लिखना होता है कि ये पंक्तियां जो है वो क्या बताती है हमें। ठीक है, ये पंक्तियां हमें क्या बताकर चलती है, ये पंक्तियां हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, या इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताया गया, तो हमें इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा के घर से इस सृष्टि में आई। ठीक है, और अपनी व्यथा जो है, अपनी पीड़ा जो है वो परमात्मा को बता रही है। ठीक है, और ऐसे ही जो एक पिता है उसके घर से विदा होकर जैसे किसी बेटी की कथा हो।
ठीक है, इस तरीके से है। तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, वरना आपको बाद में याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरी सारी वीडियोस को देखें। आपको सारी वीडियोस में अच्छे से आपको सारी चीज़ों की व्याख्या मिलेगी, शब्दार्थों के साथ मिलेगी। ठीक है, और सारे आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, ये सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही मैंने ये क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाई है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, और जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे से पढ़ते हैं, डे फर्स्ट से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये उतनी ही लाभदायक है, क्योंकि आप वीडियोस को देख देख के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस को सेव करते हुए चलिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी इनको शेयर करते हुए चलिए, जिससे कि उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आइए विशेष के ऊपर ध्यान देते हैं। विशेष में मैंने आपको ये बताया है कि भाव सौंदर्य और शिव सौंदर्य आपको लिखना होता है। भाव सौंदर्य में आपको भावों को लेकर बताना होता है, पंक्तियों में कौन से भावों को लेकर चर्चा की गई है, कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वात्सल्य। ठीक है, और शिव सौंदर्य में आपको स्पेसिफिक ग्रामर बतानी होती है, जैसे कि मुहावरे, अलंकार, शब्दावली। ठीक है, तो हम इन पंक्तियों के हिसाब से आपको विशेष के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने जो पहला गीत है, जो कव्वाली है, उनका भी मैंने आपको विशेष उसी वीडियो में बता रखा है। तो आप प्लीज़ पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाकर वीडियोस देखिए और सीरियल वाइज वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सीरियल वाइज मैंने लगातार वीडियो बना रखी है। मैं अगर कोई एक रचना पढ़ा रही हूँ तो पहले मैं आपको उसके व्याख्या करवाती हूँ, फिर मैं आपको उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, जो पेपर में आए हुए होते हैं PYQ से अच्छे से रिसर्च करके। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाएं और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो विशेष देखते हैं। विशेष में क्या है, यहाँ पर परमात्मा जो है वो पिता का प्रतीक है, सृष्टि जो है ससुराल का प्रतीक है, ये एक लोक गीत है। आत्मा से परमात्मा का या पिता पुत्री का वियोग दारुण दिखाया गया है। रहस्य भावना है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संगीतात्मकता है, और जो स्त्री की पीड़ा है वो मनोवैज्ञानिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। लयात्मकता है, बिंबात्मकता है। ठीक है, जो शब्दावली है वो मिश्रित शब्दावली है। ठीक है, और क्या है, दादा, मियाँ, अम्मा, मुन्नी, ताक, ये उर्दू शब्दों का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप विशेष में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से व्याख्या समझ आ गई होगी, आपको अच्छे से सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार की जाती है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और विशेष में आपको कैसा लिखना होता है ये भी आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पहली वीडियो में अमीर खुसरो के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने उनकी कव्वाली को लेकर चर्चा की है, फिर हमने उनके पहले गीत की सप्रसंग व्याख्या करी है, और आज की क्लास में हमने उनके दूसरे गीत को लेकर चर्चा करी है। तो मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। मेरी हर वीडियो ऐसी है कि किसी भी कवि की रचना को शुरू करने से पहले उस कवि को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले अमीर खुसरो के आपको व्यक्तित्व और जीवन परिचय और उनकी रचनाएं बताई है, जिससे कि आप थोड़ा बहुत अगर कवि के बारे में आपको आइडिया होगा कि कवि कैसा है, तो ही आप उनकी रचनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इनके तीसरे गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उसके बाद फिर हम इनके दोहों को लेकर चर्चा करेंगे, दोहों की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो के इन दोहों को लेकर, इन कव्वाली को लेकर और इनके गीतों को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको फिर
बताऊंगी और उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, और आप अच्छे से फोकस करके पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसका शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में अमीर खुसरो के गीतों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।